तो नमस्कार। आज का जो टॉपिक है अपने पीछे प्रीवियसली छोड़ा था, एसिडिक नेचर इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा लेक्चर रहेगा। अगर हम देखें तो एसिडिक नेचर जो है वो -m, यानी कि ऐसे अभी हम लोगों ने ये पढ़े नहीं है ग्रुप, पर फिर भी इन फ्यूचर हमको जल्दी से आदत हो जाए इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि एसिडिक नेचर जो है वो -m ग्रुप वाले एनहेंस करते हैं, -H वाले, -I वाले। ऐसे ही हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो H+ है कंसनट्रेशन, H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर ज़्यादा माना जाएगा OH- के इन्वर्सली, पीएच के इन्वर्सली और पीओएच के डायरेक्टली। ऐसी ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड है ये, जो जितना ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। और केबी के इन्वर्सली, पीके के इन्वर्सली और पीकेबी के डायरेक्टली। अब यहाँ पे पहला सवाल हमारे पास आता है कि भाई इस तरीके से जो है एसिडिक ऑर्डर हमारे पास मौजूद है कि भाई 3 कंपाउंडों में दे दिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वही वाली जो कल हम लोगों ने बात करी थी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका sp3। तो हम लोगों ने कल एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई S% जितना ज़्यादा होगा तो -I जो है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका हो गया, इसका, फिर इसका। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ये फॉर्मिक एसिड है और इन कैटेगरीज को अपन रख देते हैं एलिफेटिक एसिड में। जिनमें भी एल्काइल ग्रुप्स हो जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक एसिड। अब हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि कल हम लोगों ने एक ऑर्डर देखा था कि फॉर्मिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो एलिफेटिक एसिड से ज़्यादा है। उसका कारण होता है इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसलिए फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी इनसे ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि +I जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में, ये साइड चेन कहेंगे अपन इसको, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर है वो कौन सा हो गया, फॉर्मिक, फिर कौन हो गया, एसिटिक एसिड, और ये वाला। उसके बाद सेकंड वाला केस देखते हैं कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ साइड चेन के कार्बन्स जो हैं, जो कि अपन ने ये पॉइंट पढ़ा, वो इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक केस चेंज करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे एक कार्बन और अगर हम रखते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रांचिंग है वो बढ़ा दी गई है। ब्रांचिंग बढ़ने से जो +I इफेक्ट है वो क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, और एसिडिक नेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे A, B और C, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो A सबसे ज़्यादा, A सबसे ज़्यादा, फिर B और फिर C, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे देखो CH3 में यहाँ पे +I बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये देखो +I जो है वो बढ़ गए, यहाँ पे 2 +I हो गए, और यहाँ पर ये पूरा एंटायर इस पूरे ग्रुप का जो है ना, इस पूरे ग्रुप का लगेगा +I। तो यहाँ पे पूरा ग्रुप का 1, वहाँ पर आपके 2, ये 3। अब आते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट पार्ट है इसका, और वो है डिस्टेंस, DNP। तो अगर हम लोग डिस्टेंस में, DNP का मतलब है D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, N स्टैंड्स फॉर नंबर, और P स्टैंड्स फॉर पावर, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम देखें, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोई भी ग्रुप जो है वो सबसे नज़दीक से अपना -I इफेक्ट लगा रहा है। तो फ्लोरीन कार्बोक्सी ग्रुप के काफ़ी नज़दीक से लगा रहा है -I। फिर देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये
माइनस आई लगा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दूर, ये और दूर। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यहाँ पे कार्बन गिन लो, कार्बोक्सिल जो है उसको अगर हम देखें ध्यान से, इसके पास कार्बन कितने हैं, तो देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ऐसे ही देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। तो कार्बन चेन अगर कम होती तो पहले उसको प्रायोरिटी दे देंगे हम लोग, है ना, लेकिन यहाँ पे कार्बन चेन तो बराबर ही है। उस पे बाद हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस कि ये काफ़ी नज़दीक से, फिर थोड़ा दूर, ये सबसे दूर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर कौन होगा बी, फिर कौन होगा सी। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो फॉर्मिक एसिड और एलिफेटिक एसिड में अगर हम देखें अभी थोड़ी देर पहले, तो एलिफेटिक एसिड कम एसिडिक होता है फॉर्मिक एसिड से। लेकिन अगर मेरे सामने ऐसे केसेस हो कि जिसके अंदर फॉर्मिक एसिड जो है एलिफेटिक एसिड है, अब एलिफेटिक एसिड में एक ऐसे ग्रुप ले गया है जो माइनस आई दे रहे हैं, तो एनहेंस करेगा। फिर ये भी हमने देखा कि जो आपके माइनस आई के ग्रुप है वो तो हमने इंक्रीज़ करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो देखो इक्वल हो गई होंगी, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद वहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है और उसमें माइनस आई के ग्रुप ज़्यादा हो गए, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक माना जाएगा वो माना जाएगा ई, फिर होगा आपका डी, फिर होगा आपका सी। अब देखो इन दोनों में कौन होगा ए, और फिर कौन होगा बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, अब अगर मान लो डिस्टेंस इक्वल हो जाए, नंबर इक्वल हो जाए, तो हमें आंसर है ना माइनस आई के पावर से निकालना होगा। अगर हम देखें कार्बोक्सी के पार एक कार्बन है, कार्बोक्सी के पार एक कार्बन है, कार्बोक्सी के पार एक कार्बन और कार्बोक्सी के पार एक कार्बन, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। अगर हम देखें तो ऐसे माइनस आई लगाने वाले ग्रुप एक ही है, केवल माइनस आई लगाने वाला इस कंपाउंड में एक ही है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो आंसर निकालेंगे वो निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पावर। हमें पता है कि जो फ्लोरीन है उसका पावर ज़्यादा होता है किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन का पावर ज़्यादा होता है किससे, ब्रोमीन से, ब्रोमीन का पावर ज़्यादा होता है किससे, आयोडीन से। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए, बी, सी और डी। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हमें देखना है कार्बोक्सिल ग्रुप, उसमें हम लोगों को देखना कार्बन एक, दो, तीन, एक और दो, यहाँ पे कार्बन कम हो गया, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, यानी कि यहाँ पर जो ए, बी, सी और डी है, इसमें बी वाला जो है ना उसमें कार्बन कम है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, बी वाले को, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम तो प्लस आई कम। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ए, सी और डी में, यहाँ पे कार्बन सेम हो गए। अब यहाँ पर देखें तो सबसे नज़दीक ब्रोमीन जो है वो यहाँ से लगा रहा है माइनस आई अपना, यानी कि डिस्टेंस, तो यानी कि हो गया ये ए। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आ गया डिस्टेंस भी इक्वल हो गई तीनों में, फिर यहाँ पर लगा रहा है माइनस आई का एक ग्रुप और यहाँ माइनस आई के दो, तो नंबर, और आखिरी में बच गया सी। देखिए अब नेक्स्ट, ये कल भी हमने केस करा था, इस केस के अंदर हमने देखा था कि जैसे यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है वो जैसे ही ये एच रिलीज करेगा, और मैंने आपको समझाया था कि क्लोरीन के पास क्या हो जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी और रेजोनेंस हो जाएगा एक तरीके से, मतलब एक रेजोनेंस जैसा ही फील आएगा अपने को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये चीज़ न्यूट्रल हो गई है, देखो नेगेटिव चार्ज गायब हो गया, तो इसका मतलब है ये क्लोरोफॉर्म है और ये आपका क्या है, फ्लोरोफॉर्म है, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये कारण है ड्यू टू। अब इस तरीके से देखें तो ये पी ऑर्बिटल है, कार्बन पे नेगेटिव है, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो किसको बताएगा, पाई बॉन्ड को, तो हम कहेंगे ड्यू टू डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, अगले केसेस में क्या होता है कि भैया आपको हाइड्रोजन्स गिवन कर देंगे। अब हाइड्रोजन जो गिवन करेंगे ना, उस हाइड्रोजन्स में एसिडिक नेचर देखना है। तो अगर हम यहाँ पर देखो तीन दे रखे हैं, अगर हम नोटिस करें जैसे इस एच को यहाँ से निकालें तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा,
तो आप यहाँ पर देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ ऐसा बन गया। ऐसे ही अगर मान लो ये हाइड्रोजन गया, इस ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेगा, लेकिन ये देखो यहीं तक ही रुक गया। तो अगर आप नोटिस करो तो ये वाली यहाँ पे 3 एरो बने, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बना पा रहा है। कौन सा वाला? बी वाला। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बी वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक मानेंगे, फिर हाइड्रोजन ए वाला एसिडिक सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर आप सी पे देखो तो ये तो प्लस आई वाला, मतलब ऐसे एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं जो कि sp3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ ऐसा कोई रेजोनेंस हमें देखने को नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली वो कहाँ चला जाएगा? सबसे लास्ट में। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर देखना है तो नेक्स्ट ऐसे भी केस दे सकते हैं कि अगर मान लो ये यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन पे चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसलिए मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि HA इज़ मोर एसिडिक देन HB। पहली बात तो ये कि ये sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन से जुड़ने वाली जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही मुश्किल से निकल पाती है, तो इतना आसान नहीं है इस हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो इसलिए बी वैसे भी सबसे लास्ट में ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही मैंने कुछ कंपाउंड को ऐसे क्रिएट कर दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ भी कंपाउंड दे सकते हैं। कल हम लोगों ने एक ऑर्डर पढ़ा था, अगर याद हो, ओरल एसिडिक ऑर्डर, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि वो ऑर्डर याद होना बहुत ज़रूरी है। आप तो बस ये देखो कि अगर ये फॉर्मेट है तो ये देखो, बेंजीन से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम डायरेक्टली कहेंगे एरोमेटिक, बीच में कोई कार्बन नहीं है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ए वाली की होगी। फिर देखो ये हो गया फिनॉल और एसिटाइलिन। तो ऑफकोर्स फिनॉल पहले आता है एसिडिक ऑर्डर में, लेकिन फिनॉल में ये वाला NO2 क्या लगा रहा है? -I। तो इसका मतलब फिर आएगा आपका C, फिर आपका आएगा B, और आखिरी में कौन गया? D। नेक्स्ट है, अगर मान लो इस क्वेश्चन को अगर आप करके देखते हो तो वही ऐसे साइक्लिक चीज़ बना दी इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस पर ध्यान दो तो यहाँ पे ब्रोमीन -I लगा रहा है, फिर -I लगा रहा है, और यह फिर से क्या लगा रहा है? -I। तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ से यार देखो डिस्टेंस जो है वो कैसे दूर जा रही है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? A, फिर कौन होगा? B, और फिर कौन होगा? C। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 10 करके देखते हैं अपन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो इस वाले पे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब नोटिस करो कि यहाँ पर ये वाला H+ दे रहा है और ये वाला H+ दे रहा है। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी थी कि H+ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एसिडिक नेचर के। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर H+ जो है वो इस कंपाउंड में 2 आ रहे हैं, एक सल्फोनिक की वजह से और एक कार्बोक्सी की वजह से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर है वो किसका हो गया? थर्ड कंपाउंड का। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर डिस्टेंस, सेम कार्बन गिन लो, 2 कार्बन थे यहाँ पे तो पहले ही। तो अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस सेम हो गई, तो अब देखते हैं नंबर में। तो NO2 एक है, CN एक है, NR3+ एक है। उसके बाद पावर देखो तो NR3 पॉजिटिव की पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो थर्ड के बाद क्या आना आएगा? 4। फिर 4 के बाद कौन आएगा आपका? फर्स्ट, और फिर कौन आएगा आपका? सेकेंड। तो इस तरीके से ये एसिडिक नेचर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है, लिमिटेड क्वेश्चंस को मैंने रखा है। आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा। एक बार और देख लीजिए आप क्या करना है कि अगर मान लीजिए सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन में देखो S% ज़्यादा तो -I ज़्यादा, -I ज़्यादा तो एसिडिक नेचर का ज़्यादा। दूसरा है कि अगर मान लो फॉर्मिक और एलिफेटिक एसिड्स की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन जितने बढ़ेंगे उतना +I बढ़ेगा और एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। इसलिए फॉर्मिक और एलिफेटिक में फॉर्मिक ज़्यादा एसिडिक है। फॉर्मिक के एसिडिक होने के पीछे का एक और कारण है कि जैसे ये H+ रिलीज करता है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो फॉर्मिक एसिड में ये वाला एनाइन बन जाएगा और इसमें क्या होने लग जाएगा? रेजोनेंस होने लग जाएगा। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम बहुत ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। और यही वजह रहती है कि फॉर्मिक एसिड का जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी एसिडिक पावर भी ज़्यादा होगी। इसलिए इस केस के अंदर फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा। फिर इन दोनों एलिफेटिक्स की बात करते हैं। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो गए तो +I ज़्यादा हो गया, +I ज़्यादा हुआ तो एसिडिक नेचर कम हो गया, तो एसिडिक एसिड को सबसे ज़्यादा एसिडिक माना। अगर नंबर ऑफ कार्बन वाला पॉइंट अगर मान लीजिए कोई टीचर पकड़ ले तो वो आपको यहाँ पर कहेगा कि भाई साइड चेन में ब्रांचिंग कर दो। तो यहाँ पे ब्रांचिंग करते वक्त ध्यान रखना, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी यहाँ पे +I जो है वो बढ़ता जाएगा और एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। तो यहाँ पे A, B, C और के अंदर A और B और C रहेगा।
अब नेक्स्ट है कि भाई डीएनपी जो है उसमें डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एन स्टैंड्स फॉर नंबर और पी स्टैंड्स फॉर पावर। यहाँ पे सबसे पहले यही देखना है डिस्टेंस, मतलब कार्बोक्सी ग्रुप से कितने कार्बन जुड़ गए। साइड चेन देख लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो जो भी ग्रुप है माइनस आई वाला, वो कितने क्लोज से लगा रहा है। ये देखो, ये नंबर 1 कार्बन है तो काफ़ी क्लोज से लगा रहा है, फिर दूर फिर दूर। तो जितना क्लोज से कोई ग्रुप माइनस ही लगाएगा उतना ही एसिडिक पावर उसकी एनहेंस कर देगा। तो आंसर आ गया ABC। अगर हम देखें फॉर्मिक एसिड, एलिफेटिक एसिड, फिर वो एलिफेटिक एसिड जिसके अंदर माइनस आई ग्रुप के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए गए हों, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई जिसमें फॉर्मिक एसिड और एलिफेटिक में अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो पहले विड्रॉइंग ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। और यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स में, तो इसलिए अगला रूल आता है नंबर, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर जो हैं वो बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा क्या है एसिडिक नेचर होगा। लेकिन शर्त यह है डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जब डिस्टेंस इक्वल होगी तो फिर हम नंबर पे जाएंगे। तो कार्बोक्सी से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ, एक कार्बन जुड़ा हुआ, एक कार्बन जुड़ा हुआ और एक कार्बन जुड़ा हुआ। अगला आता है पावर, यानी कि डिस्टेंस और नंबर दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तब हम पावर में देखेंगे, यानी कि माइनस आई का ऑर्डर देखना है, तो ये आपका आंसर उस लेवल से निकलेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो मैंने जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, इस पर आप थोड़ा सा खासा ध्यान दो कि यहाँ पे कार्बन ही कम है, यहाँ कार्बन 3 है और इधर कार्बन कम है। तो जिसमें कार्बन कम है पहले उसको प्रायोरिटी दे देनी है एसिडिक में। उसके बाद फिर कार्बन सेम हो गए, तो यानी कि डिस्टेंस जो है वो सेम हो गई। तो हम डिस्टेंस क्या, कार्बन साइड की चेंज जो है वो सेम हो गई। तो अब हम ये देखेंगे कि काफ़ी नज़दीक से कौन लगा रहा है माइनस आई, तो काफ़ी नज़दीक से Br लगा रहा है, तो आंसर आ गया पहले में। अब C और D में अगर देखें तो डिस्टेंस सेम हो गई। नंबर की बात करें तो यहाँ डी वाले में 2 माइनस आई के ग्रुप हैं और सी में 1 है, तो आंसर इस तरीके से इसको निकाला गया। तो अगर आप नोटिस करो तो भाई जैसे हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है, आप नोटिस करो कि ये वाले ग्रुप को अपन ने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रख रखा है। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसको हमेशा एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। ऐसे ही हमने कल वाली क्लास में हमने डिस्कस करा था क्लोरोफॉर्म फ्लोरोफॉर्म को लेके। तो अब यहाँ पर एक नया रीज़न हमें मिलता है कि भाई डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से क्लोरोफॉर्म जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, फ्लोरोफॉर्म से। उसका कारण मैंने कल भी समझाया, तो ये रहा। अगर मान लीजिए ऐसे हाइड्रोजन कोई कंपाउंड देखे, हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को देखे, तो पक्का ये ध्यान रखो कि एस्पस निकलने के बाद कहीं ना कहीं रेजोनेंस होता हुआ दिखाई देगा। अगर रेजोनेंस एक से ज़्यादा वाले में आ रहे हैं तो आपको मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखना है। देखना बिकना कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप तो ऐसे एरो बनाते जाओ कि हाँ भाई यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस यहाँ से वहाँ होता जाएगा। तो अगर ऐसे वैसे होता जाएगा तो आप समझो कि एक एक गिनो कि एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 एरो बने, जबकि ए वाले में 2 एरो बने। तो मतलब जितने एरोज कह रहे हैं उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो इसलिए बी, ए और सी आ गया। ऐसे ही एक और रैंडम सवाल दिया कि sp2 कार्बन सामने है तो निकलना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली जो पोजीशन है इसे हम क्या कहते हैं, एलाइलिक। क्या कहेंगे अपन, एलाइलिक। तो एलाइलिक के हाइड्रोजन जाएगा तो नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी। तो इसका मतलब H जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का रखेगा। ऐसे ही एक रैंडम क्वेश्चन बना के दे दिया आपको, बस प्रैक्टिस करने के लिए कि वो जो ऑर्डर मैंने कल लिखवाया था वो याद हो जाए आपको। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 में तो वही सेम डिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन सेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने वापस से ये चीज़ समझाई कि अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 इस पर आपको फोकस करना है कि वहाँ पे एक ऐसे कंपाउंड रखे गए जो एक से ज़्यादा स्पेस रिलीज़ कर रहे थे, इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी हमने 3 को दी और बाकी फिर वही रेस्ट ऑफ रूल जो अपन ने देखा। देखिए बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर में फ़र्क क्या है। एसिडिक नेचर बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसे कि आप लोगों ने भी पढ़ा, लेकिन बेसिक नेचर ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। तो जो बेसिक नेचर है उसमें देखो पहले तो सारे ऑर्डर ही रिवर्स हो जाएंगे। बेसिक नेचर में प्लस एम प्लस एस प्लस आई ये ज़्यादा नेचर को बढ़ाएंगे, जबकि माइनस आई माइनस एच और माइनस एम थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टी को कम करेंगे। बेसिक नेचर में ओ एच माइनस साइन जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा बेसिक नेचर, एच प्लस ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा। पी ओ एच अगर कम हुआ तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, पी एच ज़्यादा हुआ तो बेसिक नेचर ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट फॉर बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि के इन्वर्सली, पी के बी के इन्वर्सली और पी के डायरेक्टली। अब यहाँ पे केसेस देखो कुछ इस तरीके से हैं कि एलिफेटिक अमीन और अमोनिया के बीच में कंपैरिजन किया गया। अब देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर शो नहीं करेंगे तो वो हमें बनाने होंगे कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है 1। अगर हम नोटिस करो तो यहाँ पे जो आर है वो क्या लगाएगा, एल्काइल ग्रुप क्या लगाते हैं, प्लस आई ग्रुप लगाएंगे। अब एल्काइल अगर प्लस आई ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ पर इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होगी। इसलिए यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा रहेगी लोन पेयर के अलावा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, एलिफेटिक अमीन अमोनिया के कंपैरिजन में।
अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो ये वाला जो लोन पेयर होगा वो चला जाएगा कहाँ पर, रेजोनेंस में। अब यहाँ पे तो रेजोनेंस में चला गया तो नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर होगा नहीं, तो यहाँ पर जब लोन पेयर की अवेबिलिटी नहीं होगी तो वो वैसे भी लेस बेसिक हो जाएगा। तो इस केस पर अमोनिया जो है वो ज़्यादा बेसिक हो गया। अगर मैं तीनों को कंपेयर कर लूँ, अब ध्यान रखना ये जो एंटायर बेंजीन रिंग है ना, इसको अपन C6H5 भी लिख सकते हैं, PH भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं अमोनिया RNH2 और C6H5NH2 लूँ तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक नेचर होगा यहाँ पे वो किसका हो जाएगा, सेकंड का, फिर किसका हो जाएगा, फर्स्ट का, और आखिरी में कौन आएगा, थर्ड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि केवल मैंने एरोमेटिक अमीन ही ले लिया, तो आप नोटिस करो कि भाई ये तो फिनाइल हो गया, इस पे लोन पेयर है तो एक रेजोनेंस हो ही रहा है। तो देखो ये वाला फैक्टर हर जगह देखने को मिल रहा है कि रेजोनेंस इस वाली रिंग में होगा ही होगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो एक्स्ट्रा जो एडिशनल चीज़ दिख रही है वो इस मिथाइल ग्रुप की प्लस आई की वजह से है, तो थोड़ी बहुत डेंसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो इस वाले में प्लस आई ज़्यादा हो गया, प्लस आई ज़्यादा होगा तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है थर्ड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर कौन होगा, सेकंड, और फिर कौन होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है, अगर मैंने फिनाइल रिंग्स को बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये रहा लोन पेयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होगा, इसमें 2 बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होगा, और इसमें एक ही में होगा, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आंसर आएगा फर्स्ट का। बेसिक कौन हो गया, फिर सेकंड, फिर कौन हो गया, थर्ड। अब मान लो कि भाई एरोमेटिक अमीन में इसको ले लेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन। बेंजीन पे NH2 को एनिलीन कहेंगे, और यहाँ पर इसे हम कहते हैं पाइरोल। अगर हम पाइरोल पे देखें तो इसका जो लोन पेयर है वो एक्चुअली में रिंग के अंदर है, और रिंग के अंदर का रेजोनेंस थोड़ा सा फास्टेस्ट हो जाएगा, रेट फास्ट होगी इसकी रेजोनेंस की। जबकि यहाँ पे देखो पहले से क्या है, देखो रेजोनेंस चल रहा है, तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि बेंजीन रिंग इस लोन पेयर को लेने में आतुर होगी। ऑफकोर्स ये थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेगी इसको आने से, क्योंकि ऑलरेडी डीलोकलाइजेशन बेंजीन रिंग में चले जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें थोड़ी सी वहाँ पर लोन पेयर जो है वो यहाँ पर रहने की जो परसेंटेज ईल्ड है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो कोई भी, अब देखो बेसिक नेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए जब आएगा तो भाई अब इसका जो लोन पेयर है वो तो अब यहाँ पर रेजोनेंस फास्टेस्ट कर रहा है और उसका थोड़ा सा स्लो कर रहा है रेट में, तो इसलिए यहाँ पे एनिलीन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, किससे, पाइरोल से। इसे हम कहते हैं पिरिडीन। देखो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही क्या है, गुड बेस है। पिरिडीन को आप बहुत ऑर्गेनिक रिएक्शन में एज एन बेस ही देखोगे। उसका कारण क्या है कि भाई देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एरोमेटिक इन नेचर हो गई। अगर मैं पिरिडीन को यहाँ पे दिखाऊँ अलग से, और यहाँ पे मैंने H+ को पटक दिया मान लो, तो रिएक्शन होगी और H+ जो है वो नाइट्रोजन पर लगने वाला ये जो लोन पेयर है यहाँ पे उस पर जाकर अटैच हो जाएगा। इसे हम कहेंगे पिरिडीनियम आयन। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो पहले क्या था, एरोमेटिक, अब भी क्या है, एरोमेटिक। मतलब रिएक्शन जो है वो होने के बाद भी एरोमेटिक नेचर ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर इजीली जो है वो H+ को एक्सेप्ट कर लिया, लोन पेयर भी दे दिया, एरोमेटिक नेचर डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। और यही वजह रहती है कि पिरिडीन को एक बहुत अच्छा बेस माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो वो पुराना वाला पॉइंट फिर से लागू हो गया, फास्टेस्ट रिंग के अंदर भागना शुरू कर देगा, तो एबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन थोड़ी सी क्या रहेगी, लेस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिरिडीन को हम पहले प्रायोरिटी दे देंगे। अब हम तीनों को ही कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो किसको मिलेगी, आप समझ गए होंगे अब तो, है ना। नहीं समझे तो फिर एक बार और इसको पढ़ो यहाँ से, फिर इसको यहाँ करो। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सबसे इजीली जो है वो कौन एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, तो आंसर होगा फर्स्ट, फिर होगा थर्ड, और पाइरोल लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एलिफेटिक अमीन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधी कहानी है, आपको याद ही रखना होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोला, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको कैटेगरी कर देता हूँ। RNH2 की जो है वो 1 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप है।
ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री। अब ऐसा कोई डिग्री तो नहीं होता, किसी बुक में नहीं पढ़ोगे, पर मैं आपके लिए ऐसे समझाता हूँ कि एल्काइल ग्रुप अगर वहाँ पर नहीं है तो इसको मैं एक बार 0 डिग्री बोल देता हूँ, वो क्यों आगे आपको समझ में आएगा। अब एलिफेटिक अमीन को हम दो फेज में डाल देते हैं, एक नॉन पोलर या फिर गैसेस फेज या फिर पोलर सॉल्वेंट। अगर मैं नॉन पोलर में डालता हूँ तो यहाँ पे केवल, आपको पता ही है कल अपन ने पढ़ा ही था इंट्रोडक्शन में कि परमानेंट इफेक्ट लगता है तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ही निकलेगा हमेशा। तो यहाँ पर अगर हमको मालूम है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट निकलेगा तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर का होगा वो होगा सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का, यानी कि वो अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। फिर कौन होगी 2 डिग्री की, फिर कौन होगी 1 डिग्री, फिर कौन होगी 0 डिग्री। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पोलर सॉल्वेंट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर वही आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। देखो नेक्स्ट है स्टीरिक इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर अगर हम देखें कि स्टीरिक इफेक्ट ये कहता है कि भाई जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो जैसे जैसे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन की लोन पेयर के आसपास ग्रुप बढ़ते हुए जाएंगे तो रिपल्शन भी बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक इजीली नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिपल्शन हो रहा होता है बहुत। तो स्टीरिक इफेक्ट ये है कि कितना ज़्यादा वहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है। तो भाई अगर ऐसी बात है तो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस मुझे 3 डिग्री में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक नेचर हो जाएगा स्टीरिक इफेक्ट के हिसाब से वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्वेशन इफेक्ट। अगर मैं पानी में रख दूं तो पानी में जाकर ये क्या हो जाएगा, कितना ज़्यादा सॉल्वलाइसिस होगा। ये देखो छोटा सा ग्रुप है अमोनिया, और हमें तो पता ही है कि अमोनिया वाटर में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब आप तो यूँ देखो कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूँ तो देखो 3 तो ये हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। यहाँ कितने बन जाएंगे, एक ही बन पाएगा क्योंकि वाटर अटैक करेगा तो अमोनियम आयन बनाएगा, ये पॉजिटिव आयन है ना, तो एक ही बना पाएगा। यहाँ पर कितने बन जाएंगे 2, यहाँ कितने बन जाएंगे 3। यानी कि जिसके पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका सॉल्वलाइसिस उतना ही आसानी से हो पाएगा। तो यहाँ पे भी ऑर्डर सेम रहेगा, कौन सा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर देखें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है यहाँ पे, कि नॉन पोलर की जैसे अगर मैं पोलर सॉल्वेंट की भी बात करूँ यहाँ पर, तो इन पोलर सॉल्वेंट को तीनों को मर्ज करना पड़ेगा। इन तीनों को मर्ज करने के बाद जो ऑर्डर निकलता है ना, वो थोड़ा सा याद करना होगा, ये एक्सेप्शन ही मान लो आप तो। और वो ऑर्डर क्या होगा, देखो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है, फिर 1 डिग्री है, फिर सॉरी 2 डिग्री हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा 3 डिग्री, फिर आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री और आखिरी में कौन आएगा 0 डिग्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एक्सेप्शन ही मान लो आप तो। ये क्या है आपका एक्सेप्शन है, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है। अब ध्यान रखना है कि भाई ये कब हुआ, जैसे हमने नॉन पोलर का एक ऐसा ऑर्डर दिया ना तीनों को मिला के, यहाँ पे 3 इफेक्ट लगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, क्वेश्चन में साफ क्लियर लिखा हुआ होगा। अगर उसने कहा कि भाई तुम इन एलिफेटिक अमीन्स का बेसिक ऑर्डर बताओ इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, तो आपको ये ऑर्डर करना है। अगर स्टीरिक इफेक्ट के हिसाब से तो ये ऑर्डर करना है, सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से तो ये ऑर्डर करना है। मान लो कि उसने एलिफेटिक अमीन्स को दे दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भाई किस में बताना है, उसने सिर्फ इतना बोला कि भाई पोलर सॉल्वेंट के अंदर है ना, तुम्हें बेसिक ऑर्डर बताना है। तो अगर मान लो ऐसा सवाल देकर वो अगर क्वेश्चन दे दे हमारे को सामने, ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसने सिर्फ पोलर सॉल्वेंट बोला है, इन तीनों फैक्टर में से कोई फैक्टर उसने एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, तो बाई डिफ़ॉल्ट हमें यही देखना है 2310। इसको मैंने याद करने का एक कोड बना रखा है 2310। ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको ऐसे कोड याद करने में। मतलब मैं भी ऐसे याद रखता हूँ कि भाई पोलर सॉल्वेंट में आऊँगा तो 2310 ऑर्डर लगाना है, तो 23 मतलब 2 डिग्री पहले, फिर 3 डिग्री और फिर 1 और 0 डिग्री। अब जैसे यहाँ पर इसको याद कर लो, जैसे एग्जांपल कि R अगर मिथाइल है मेरे पास, तो 2310 हो गया इसका ऑर्डर, यानी कि 2 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री, यानी कि 2310 इसका कोड बना दिया मैंने। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो आर में नीचे वाला देखो, ये क्या है टर्शरी ब्यूटाइल है, इसे हम क्या कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। इसको याद करने का तरीका समझाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री, 0 डिग्री, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री,
0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1023। ये कोड बन गया। अब अगर मुझे ये देखना है तो ये आइसोप्रोपाइल है। अगर आइसोप्रोपाइल है तो क्या करना है, यहाँ पे 1 डिग्री को पहले लियो, फिर 0 डिग्री को लियो, फिर 2 डिग्री को लियो, फिर 3 डिग्री को लियो। तो ये हो जाएगा आपका 10 सॉरी ये थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो गया, ये 0 1 2 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 1023 हो गया ये कोड। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, 21 30, 21 30। तो ये कोड हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल रहेगा अगर आप इस कोड से इनको याद रखोगे। और यहाँ नीट में सिर्फ ये 2 ही आते हैं, आप चाहे नीट के प्रीवियस ईयर के उठा के देख लो, इन दोनों ने ही आके क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी तो कोई ये खैर ये तो पूछते भी नहीं है। पर हाँ, अगर कभी आए तो आपके पास ये एक तरीका हो। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा सवाल आए आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले याद कर लिया 23 10। अब यहाँ पर इथाइल आ गया है, तो आपको क्या करना है, इसको आगे लाना है और 3 को पीछे लाना है, बस इतना याद रखना। इसलिए मैंने ये टर्शीब्यूटाइल वाला जो था ना वो मैंने बताया, क्योंकि टर्शीब्यूटाइल में आपको सिंपल कोड याद रखना है 0 1 2 3। तो आइसोप्रोपाइल अगर रहेगा तो टेंशन नहीं है, क्योंकि टर्शीब्यूटाइल का पता है 0 1 2 3। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 0 को इधर लेके आना है और 1 को इधर लाना है, तो ये हो जाएगा 1023। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अब यहाँ पर नोटिस करो कि भाई जो डबल बॉन्ड है उस पर ये लोन पेयर लगा हुआ है। जनरली क्या है, डबल बॉन्ड पे जब लोन पेयर आते हैं तो हम लेस बेसिक ही मानते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड पीछे से जो है वो एस परसेंटेज जो है उसका लगेगा 33 पॉइंट समथिंग, तो माइनस का इफेक्ट लग रहा होगा। लेकिन अगर मान लो उसके आसपास एक ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है कि नहीं है, और वो रेजोनेंस कर गए, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज खाएगा। तो एक तो लोन पेयर हो गया, ऊपर से नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ड्यू टू रेजोनेंस ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप नोटिस करो तो ये इफेक्ट यहाँ से भी हो रहा है, यानी कि इसके पास डबल डबल ऐसे ग्रुप हैं जो रेजोनेंस के द्वारा नाइट्रोजन, जो कि डबल बॉन्डेड वाली नाइट्रोजन है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रही है। अगर हम इस पर ध्यान दें तो CH3 जो केवल है वो प्लस आई ही लगा पाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला रेजोनेंस कर पाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो केवल प्लस आई ही बढ़ेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो ना, सॉरी, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 1, फिर कौन होगा 2 और फिर कौन होगा 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ग्रुप अलग हो गया। देखो एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है। तो इस वाले नाइट्रोजन को हम लोग कहते हैं कायरल नाइट्रोजन। ये कायरल हो गया। अब अगर ये कायरल हो गया तो क्या होगा कि भाई जो ये पिरामिडल फॉर्म में रहेगा, देखो मान लो तो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट में आ जाएगा। इसमें करेगा क्या, ये दूसरा जो नाइट्रोजन है ना, ऐसे फॉर्मेट में आएगा ये। तो अगर आप देखो तो इसे हम कहते हैं पिरामिडल अब ध्यान रखना, पिरामिडल इन्वर्जन की बात हो रही है तो लोन पेयर जो है ना वो दिखाई कम देगा। अब ये मतलब थोड़ी सेकंड में ये स्ट्रक्चर फिर ये स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल होते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो लोन पेयर होगा ना वो एक्चुअली में क्या, इनको दिखेगा ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा उसे। और जब वो अटैक ही नहीं करेगा तो बेसिक नेचर नहीं हो पाएगा। तो अब जिसमें भी कायरलिटी क्रिएट हो जाए, मान लो जिस नाइट्रोजन में कायरलिटी क्रिएट हो, तो वो पिरामिडल इन्वर्जन का केस हो जाएगा और सबसे लेस बेसिक होगा। इसका एक सवाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर मान लो वो उसको हम पूछते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट अगर हो जाए इसकी, तो ट्रांजिशन स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये इसका सवाल पूछ लेते हैं कई बार। तो ट्रांजिशन स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, ये आप याद कर लो, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में sp2। अब ट्रांजिशन स्टेट कौन सी, मतलब इसको यहाँ से कन्वर्ट करोगे तो ट्रांजिशन स्टेट होते हुए आएगी, उसमें इसका हाइब्रिडेशन पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका sp2। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अमोनिया और इस कायरल अमीन्स के बीच में अगर कोई पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ, तो यहाँ पर देखो अमोनिया। तो ये भी एक तरीके से क्या है, आपको यूँ स्टार बना लो, स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है। तो लो जी भाई, ये आप लोगों का कंप्लीट होता है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर।
मैंने यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो नीट के हिसाब से, देखिए ऐसे में तो 100 क्वेश्चन करवाने की ताकत है अपने में। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन करवा के मतलब यही दिखाना है कि भाई इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि भाई देखो इस तरीके के टाइप्स हैं हमारे सामने, और इस तरीके के टाइप्स की क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कलेक्शन के रूप में मैंने दे दिए हैं। अब आप चाहो तो इनके मॉड्यूल आप लोगों के पास है ही है, इनके पे आके प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे बोल दो। लेकिन सारे टाइप के जितने भी अलग अलग टाइप के केसेस आपको मिल सकते हैं आपके मॉड्यूल्स के अंदर, वो सारे टाइप्स को कंसिडर करा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा कर तुम्हारा टाइम जो है वो लॉस करना है। ऑलमोस्ट मैंने सारे केसेस को कवर किए हैं, जो मेन मेन नीट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बिल्कुल कवर किए हैं। और थोड़े से एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, थोड़ा सा एक 1+ एडवांस में, जिससे कि आप लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि भाई जो क्वेश्चन है अगर ऐसा आ गया तो हम कैसे इसके आंसर्स को निकालेंगे। ऑलमोस्ट सारे केसेस आपके सामने हैं, तो इसको आप पढ़िए और कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।